नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड एग्जाम पीसीएम बाय पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत हृदय की संरचना और कार्यविधि के बारे में। इसके अंतर्गत जो भी हम हृदय से संबंधित टॉपिक के अंतर्गत जो भी हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो इस प्रकार से हैं। हृदय का परिचय, हृदय की संरचना, हृदय की जो कार्यविधि है उसके बारे में, हृदय से संबंधित रक्त प्रवाह के बारे में, रक्तदाब के बारे में, और हृदय में जो भी शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का जो भी परिवहन होता है या संचरण होता है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है उसके बारे में, हृदय के बारे में। तो हृदय का जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है, जो कि पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हृदय के अगर आकार की बात करें तो हृदय का जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है, जो पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हृदय अनैच्छिक पेशियों का बना होता है, जिन्हें हृदय पेशी कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इन झिल्लियों के मध्य में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, जो कि हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। हृदय होता है वो एक दोहरी झिल्ली से हमेशा घिरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। जो एक झिल्ली से हृदय हमेशा ढका रहता है, घिरा रहता है। इन झिल्लियों के मध्य में पेरिकार्डियल द्रव जो भरा रहता है, जो झिल्ली होती है इस प्रकार की, इसके अंदर पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, जो कि हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, वैसे तो मानव का जो हृदय है वो मध्य में होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग बाईं ओर झुका होता है, इसलिए हमारा हृदय जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। अगर यकीनन तौर पर या अनुमान तौर पर माने तो हमारा जो मानव का जो हृदय है वो मध्य में होता है, लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है वो बाईं ओर झुके होने के कारण, इसलिए इसे हमेशा यह मानते हैं कि हृदय जो है वो हमारा बाईं साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है वो बाईं ओर झुका हुआ होता है। मानव हृदय का जो औसतन भाग होता है या लगभग 800 ग्राम होता है। मानव हृदय का जो वजन है लगभग 300 ग्राम होता है। सॉरी, मिस्टेक हो गया था। मानव हृदय का जो औसतन भाग है या भार है वो होता है लगभग 300 ग्राम का होता है। मध्य में 80 ग्राम और बाईं ओर कम से कम 220 ग्राम। मध्य में जो इसका भाग रहता है कम से कम, इधर जो हिस्से की बात करें अगर, तो इधर रहता है कम से कम इसका भाग 80 ग्राम, और बाईं ओर जो हिस्सा है उसका 220 ग्राम निकला हुआ रहता है। आगे देखेंगे, मानव जो हृदय है वो बंद मुट्ठी के समान होता है। मानव हृदय की जो संरचना बताई गई है वो बताई गई है ऐसे बंद मुट्ठी के समान मानव हृदय दिखाई पड़ता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, मानव का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठों या चैम्बरों में का बना होता है। जो चैम्बर इस प्रकार के होते हैं, दायां लिंग, बायां लिंग, दायां निलय, बायां निलय। इन 4 कोष्ठकों में मानव का जो हृदय होता है या 4 चैम्बरों में बटा हुआ होता है। ऊपर के भाग में दायां आलिंद होता है, जिसे राइट एट्रियम कहते हैं, और बायां आलिंद होता है। ऊपर साइड का जो भाग होता है इसमें ऊपर साइड को दायां आलिंद और बायां आलिंद होता है, और निचले भाग में जो निचला भाग होता है इस साइड इसमें दायां निलय और बायां निलय होता है। अगर क्रम से इसको पढ़ा जाए तो ऊपर के भाग में इसको दायां आलिंद बायां आलिंद होता है, और नीचे साइड में दायां निलय और बायां निलय होता है नीचे के भाग में हृदय के। आगे देखेंगे, अन्य जीव जंतुओं में प्राणियों में जो हृदय होता है किस प्रकार का होता है, कितने कोष्ठकों में बटा होता है। तो जो मत्स्य समूह होता है उसमें जो हृदय होता है वो 2 चैम्बरों में या 2 कोष्ठकों में बटा होता है। उभयचर प्राणियों में हृदय 3 कोष्ठकों में बटा होता है। सरीसृप प्राणियों में 3 चैम्बरों में बटा होता है। जो पक्षी वर्ग है इसमें हृदय जो होता है वो 4 वर्गों में बटा होता है मानव हृदय की तरह। स्तनधारी वर्ग में भी मानव हृदय की तरह 4 कोष्ठकों में बटा होता है हृदय। मगरमच्छ में भी 4 कोष्ठकों में बटा होता है, लेकिन जो कॉकरोच है इसमें जो एक कॉकरोच का हृदय होता है वो 13 कोष्ठकों में बटा होता है। एक बात पॉइंट करने योग्य है या नोट करने योग्य है, जो ब्लू व्हेल का दिल होता है वो सबसे बड़ा होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, मानव हृदय के बारे में। तो मानव हृदय का जो आप पढ़ चुके हैं 4 कोष्ठकों में बटा होता है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। इसमें इस साइड इसके त्रिकप्टी कपाट होते हैं, और इस साइड आपके द्विकप्टी कपाट होते हैं।
और इधर अर्धचंद्राकार कपाट बना हुआ होता है और इस साइड महाधमनी कपाट होते हैं हृदय के। आगे देखेंगे तर्क तर्कपर्दी कपाट के बारे में। तो यहाँ दायालिंद और बायां निलय के, यह जो तर्कपर्दी कपाट होते हैं जो, वो दायां अलिंद और दाएं निलय के बीच में स्थित कपाट होते हैं, जो कि रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने देता है लेकिन वापस नहीं आने देता है। जो द्विपर्दी कपाट होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। यह बायां अलिंद और बायां निलय के मध्य में स्थित कपाट होते हैं, जो कि बाएं अलिंद से बाएं निलय में रक्त को जाने तो देता है लेकिन वापस आने नहीं देता है। आगे देखेंगे अर्धचंद्राकार कपाट के बारे में। तो यह सेम्युलुनर बाल्ब रक्त को निलय से धमनियों में प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं और धमनियों से निलय में रक्त के पिछड़े प्रवाह को रोकते हैं। तो जो त्रिपर्दी कपाट होते हैं वो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में स्थित होते हैं, जबकि जो द्विपर्दी कपाट होते हैं वो बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में स्थित कपाट होते हैं। जो त्रिपर्दी कपाटों का जो काम होता है वो होता है कि रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने तो देते हैं लेकिन वापस आने नहीं देते हैं। इसी प्रकार जो द्विपर्दी कपाट होते हैं उनका भी यही काम होता है कि बाएं अलिंद से बाएं निलय में रक्त को जाने तो देते हैं लेकिन वापस आने नहीं देते हैं। और जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं उनका वो स्थित होते हैं कहाँ, सेमिलुनर बाल्ब की तरह होते हैं, जो रक्त को निलय से धमनियों में तो प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं लेकिन धमनियों से निलय में रक्त के पिछड़ा प्रवाह को रोक देते हैं। आगे देखेंगे महाधमनी कपाट के बारे में। तो महाधमनी जो बाल्ब होते हैं बाएं निलय और महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी के बीच स्थित होते हैं। महाधमनी बाल्ब जो होते हैं बाएं निलय और महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी के नीचे या बीच में स्थित होते हैं। सेप्टम के बारे में भी देख लेते हैं। मांसपेशियों की दीवार जो दोनों पक्षों को अलग करती है उसे सेप्टम कहा जाता है। यह हृदय कक्षों के बीच एक अवरोध बनाता है और यह ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकता है। जो सेप्टम होते हैं वो मांसपेशियों की दीवार को कहा जाता है जो दोनों पक्षों को अलग करती है, उसे सेप्टम कहा जाता है। यह जो होता है हृदय कक्षों के बीच में एक अवरोध बनाता है और यह ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है उसके मिश्रण को रोकता है, सेप्टम। आगे देखेंगे हृदय चक्र के बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में। तो धड़कन के समय जितनी भी प्रक्रिया हृदय के अंदर होती है उसे कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, हृदय की जो एक धड़कन होती है उसको पूरा करने में जो समय लगता है वो लगता है 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक कहने का तात्पर्य है कि एक बार जब जो हृदय है वो धड़कता है तो उस धड़कन को पूरा करने के लिए एक हृदय को 0.8 सेकंड का समय लगता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, हृदय के हर एक धड़कन के समय दो प्रकार की क्रिया होती है जिन्हें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। जो हृदय की जो धड़कन होती है उसको पूरा होने में जैसे कहा जाए, पहले से मालूम है अपन को 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो इसमें से इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है धड़कन के समय की, इसमें दो प्रक्रियाएं और होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्रिया के दौरान हृदय संकुचित होता है और एवं रक्त धमनियों के द्वारा शरीर में भेजता है, और जो डायस्टोलिक क्रिया होती है इसके दौरान हृदय शीतलन करता है और रक्त हृदय में भर जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, एट्रियम सिस्टोलिक को पूरा होने में 0.1 सेकंड का समय लगता है। इस चरण में सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद से में भर देते हैं। आगे इसी समय पल्मोनरी जो वेन होती है या धमनी होती है उसके द्वारा शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में भर दिया जाता है। आगे देखेंगे ना, इस प्रक्रिया को जो पूरा होने में समय लगता है वो लगता है 0.3 सेकंड का। इस स्टेप में निलय संकुचित होते हैं, इस वजह से पल्मोनरी और आयोटा के कपाट पर दबाव बढ़ जाता है और वह खुल जाते हैं। साथ ही साथ जो ट्राइक्विस्पिड कपाट होते हैं और सेलुलर कपाट भी बंद हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 0.4 सेकंड का समय लगता है। यह हृदय की शीतलन अवस्था होती है, इसमें मायोकार्डिया दूसरा चक्र करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे पढ़ेंगे हम धमनियों के बारे में, फुफ्फुस धमनी के बारे में, सिरा के बारे में और फुफ्फुस सिरा के बारे में। तो जो धमनियाँ होती हैं किन्हें कहा जाता है, ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों में तक लेकर जाती हैं उन्हें धमनी कहते हैं। धमनी किसे कहा जाता है, ऐसी रक्त वाहिनियों को धमनी कहा जाता है जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाती हैं, उन्हें धमनी कहते हैं। अब सिराएँ किन्हें कहते हैं, सिरा ऐसी रक्त वाहिनियों को सिरा कहा जाता है जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर
लाती हैं स्राएँ कहलाते हैं। मतलब धमनी जो होती हैं वो स्रावों के विपरीत होती हैं। धमनी का काम होता है कि ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त के बारे में, और स्राव का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त के बारे में। तो धमनियाँ जो होती हैं ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि जो स्राएँ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाते हैं, तो उन्हें स्राव कहा जाता है। जबकि इनमें कुछ अपवाद भी है, जैसे फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी धमनी। यह धमनियों का अपवाद है क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो धमनियों के विपरीत काम करती है। क्योंकि धमनियों में वैसे कहा जाए तो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है, पल्मोनरी धमनी होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जबकि स्राव में भी फुफ्फुसी स्राव जो है वो अपवाद के रूप में काम करती है। जैसे फुफ्फुसी स्राव जो है स्राव का अपवाद होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि जो अन्य स्रावें होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जबकि फुफ्फुसी स्राव जो है उसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आगे देखेंगे हृदय की कार्यविधि के बारे में कि हृदय की क्रियाविधि किस प्रकार की होती है। तो संपूर्ण शरीर से स्राव के द्वारा जो अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं अलिंद वाले भाग में लाया जाता है। जो संपूर्ण शरीर है, इस शरीर से जो स्राव के द्वारा अशुद्ध रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, हृदय के दाएं अलिंद वाले भाग में लाया जाता है। अब दाएं अलिंद में रक्त प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं। ऊपरी रास्ते को अग्र महाश्रा और निचले रास्ते को निम्न महाश्रा कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, दाएं अलिंद से रक्त तृक प्रदि कपाट के द्वारा दाएं निलय में पहुंचता है, और दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। जो हृदय की क्रियाविधि है इस प्रकार से है, संपीड़ित शरीर से जो स्राव के द्वारा अशुद्ध रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, उसको हृदय के दाएं अलिंद वाले भाग में लाया जाता है। इस दाएं अलिंद वाले भाग में लाया जाता है। अब दाएं अलिंद में रक्त प्रवेश करने के साथ ही दो रास्ते होते हैं। ऊपरी रास्ते को अग्र महाश्रा और निचले रास्ते को निम्न महाश्रा कहा जाता है। अब इसमें दाएं अलिंद से रक्त जो होता है उसमें तृक प्रदि कपाट के द्वारा दाएं निलय में पहुंचता है। जो दाएं अलिंद है इधर से तृक प्रदि कपाट के द्वारा जो रक्त होता है वो दाएं निलय में पहुंचता है, और दाएं निलय से अशुद्ध रक्त जो होता है पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक पहुंच जाता है, पल्मोनरी धमनी के द्वारा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, हृदय की क्रियाविधि। शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में के बाएं अलिंद वाले भाग में पल्मोनरी सिरा के द्वारा लाया जाता है। जो शुद्ध रक्त होता है उसको फेफड़ों के द्वारा, जैसे अपने दाएं अलिंद से दाएं निलय तक तो अपन का रक्त अभी तक आ चुका था। अब इसके ठीक आगे जो शुद्ध रक्त है उसको फेफड़ों के से हृदय के बाएं अलिंद वाले भाग में पल्मोनरी सिरा जो होती है उसके द्वारा लाया जाता है। अब बाएं अलिंद से रक्त जो होता है तो एक प्रदि कपाट के द्वारा बाएं निलय में प्रवेश करता है। इसके ठीक बाद फिर बाएं निलय में जो स्थित महाधमनी होती है उसके द्वारा शुद्ध रक्त को छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। और हृदय की जो स्पंदन क्रिया होती है अथवा पंपिंग क्रिया के माध्यम से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की आपूर्ति करता है। हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन का अर्थ होता है संकुचन, सिस्टोलिक और अनुशिथिलन डायस्टोल की क्रिया कहते हैं। अर्थात हृदय की जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन के समय जो संकुचन की क्रिया होती है उसे सिस्टोलिक कहते हैं, और जो अनुशीतलन की क्रिया होती है, शीतलन की क्रिया होती है, उसे कहते हैं डायस्टोल। आगे देखेंगे संकुचन का अर्थ क्या होता है। सिकुड़ना, संकुचन का जो अर्थ होता है वो होता है सिकुड़ना। इसके द्वारा धमनियों पर दबाव डाला जाता है। अनुशीतलन का अर्थ होता है पुनः सामान्य स्थिति में आना। इसके द्वारा स्रावों पर दबाव डाला जाता है। इसको आप याद रखेंगे संकुचन के ऐसे दोनों क्रियाओं को। संकुचन का अर्थ हो गया सिकुड़ना, और अनुशीतलन का अर्थ होता है पुनः सामान्य स्थिति में आना। तो हृदय की जो धड़कन होती है उसे एक ही हार्ट बीट में क्या होता है, एक संकुचन दाब होता है और एक अनुशीतलन दाब होता है। एक जो सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और मनुष्य की और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। हृदय के अध्ययन से संबंधित अध्ययन को तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य के शरीर में जो हृदय है उसको एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड का समय लगता है मनुष्य के हृदय की एक धड़कन को लेने में। आगे देखेंगे हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इसके बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। आगे देखेंगे पेसमेकर। जैसे कार्डियक
पेसिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। एक छोटा चिकित्सक उपकरण होता है यह पेसमेकर, जो असामान्य हृदय गति के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, जब हृदय संकुचित होता है तो धमनियों पर अधिक दबाव पड़ता है, इसे संकुचन दाब कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्योंकि जब हृदय संकुचित होगा तो धमनियों पर अधिक दाब बढ़ेगा, अधिक दबाव बढ़ेगा तो इसे संकुचन दाब कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। अनुसंतुलन दाब किसे कहते हैं? तो अनुसंतुलन दाब के कारण शरीर के जो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त होता है वह स्राव के द्वारा हृदय के दाएं भाग तक लाया जाता है, अर्थात अनुसंतुलन के द्वारा स्राव पर दबाव डाला जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि संकुचन के द्वारा जो होता है धमनियों पर अधिक दबाव डालता है और अनुसंतुलन के द्वारा स्राव पर दबाव डाला जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इस प्रकार शरीर में जो रक्त है उसकी आपूर्ति संकुचन दाब अनुसंतुलन दाब पर निर्भर करती है। रक्तदाब बीपी के बारे में जानेंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में। तो इसका आपने कभी कभी देखा होगा कि इस प्रकार से आपसे पूछा आपका बीपी क्या है, तो इस प्रकार बता देते हैं 120/80। तो इसका मतलब क्या होता है? तो 120 जो होता है इसमें संकुचन दाब होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 जो होता है वो होता है अनुसंतुलन दाब, डायस्टोलिक प्रेशर। आगे देखेंगे रक्तदाब जो होता है इसको स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। हृदय धड़कने पर कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हृदय धड़कने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो इस प्रकार से होती है, लबडब लबडब लबडब। और रक्तदाब मापने के बारे में भी आप जान चुके हैं कि रक्तदाब स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा करते हैं। और रक्तदाब का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है, संकुचन दाब अपॉन अनुसंतुलन दाब। संकुचन दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और अनुसंतुलन दाब को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था बोर्ड एग्जाम BCM बाई पटेल सर क्लास के अंतर्गत हृदय संरचना कार्यविधि के बारे में, तो वो समाप्त होता है। तो इसी प्रकार जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स पर वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।